हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेगेटिव लिबरलिज्म। इससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था नेगेटिव लिबरलिज्म होता क्या है। इसमें मैं डिस्कस करूंगा ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से नेगेटिव लिबरलिज्म आया। समझ गई बात। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नेगेटिव लिबरलिज्म, also known as laissez-faire or individualism, is the outcome of the condition during the 16th and 17th centuries, and these were as under। तो बेसिकली नेगेटिव लिबरलिज्म इसलिए फैला क्योंकि 16th और 17th सेंचुरी में जो स्टेट है उसकी एब्सोल्यूटिज्म, स्टेट मतलब सरकार, मतलब उस टाइम पे जो राजे महाराजों का रूल चल रहा था वो काफी ज्यादा इंटरफेयरिंग हो गया था। इसलिए जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे उन्होंने जो नेगेटिव लिबरलिज्म है उसको फेवर किया। समझ गई बात। तो अब कौन कौन से जो कॉजेस थे वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एब्सोल्यूटिज्म ऑफ किंग्स। किंग्स बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट हो गए थे, बहुत ज्यादा इंटरफेयरिंग हो गए थे बिजनेसेस में, इंडिविजुअल की लाइफ में, एटसेट्रा एटसेट्रा। ड्यूरिंग द medieval age, the contest for the supremacy began between the kings and the church। इस एज मेडिवल एज में जो किंग्स हैं और चर्च है उनके बीच में कंपटीशन शुरू हो गया कि भाई चर्च को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है या किंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अल्टीमेटली द किंग्स वर सक्सेसफुल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। राजे इसमें सक्सेसफुल रहे क्योंकि उन्होंने कंट्रोल कर लिया सब कुछ। उनके हाथ में पावर भी थी, आर्मी भी थी। द किंग्स एंड देयर सपोर्टर्स प्रोपेगेटेड दैट देयर राइट्स वर डिवाइन। दे हैड सिक्योर्ड दोज राइट्स डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। जो किंग्स थे और जो किंग के फॉलोअर्स थे और सपोर्टर्स थे उन्होंने ये लोगों के दिमाग में डाल दिया कि जो किंग के जो राइट्स हैं वो डिवाइन है और जो रब है उन्होंने ही, गॉड है जो, उन्होंने ही किंग्स को ये राइट दिए। दिस स्ट्रेंथेंड द पोजीशन ऑफ द किंग्स बट द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल गॉट अ सेटबैक। इससे किंग को तो काफी ज्यादा मतलब पावर आ गई उसके अंदर, पावर मिल गई काफी ज्यादा जो मर्जी करने की, मगर इंडिविजुअल्स की जो पावर है वो कम होती गई। इंडिविजुअल फ्रीडम को सेटबैक मिला क्योंकि किंग तो जो मर्जी करे, ठीक है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं है और वो जो मर्जी करना चाहे, जिस मर्जी की लाइफ में इंटरफेयर करे, जो मर्जी बिजनेस में इंटरफेयर करे, तो उसकी जो अनलिमिटेड इंटरफेरेंस है वो बढ़ गई। इस वजह से भी बाद में जो सपोर्टर्स थे नेगेटिव लिबरलिज्म के उन्होंने कहा कि भाई इसकी इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई, हमें तो वही फ्रीडम चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉपुलैरिटी ऑफ द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। John Locke considers that the right to life, property, and liberty as natural rights। तो बेसिकली जॉन लोक की थ्योरी मैंने जो ऑलरेडी डिस्कस की हुई है कि वो नेचुरल राइट्स को पूरे का पूरा मतलब पूरा जोर देते थे कि नेचुरल राइट्स हैं, ये है वो है, ठीक है। जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिबर्टी, ये एक नेचुरल राइट है। द स्टेट इज द प्रोटेक्टर एंड नॉट द सोर्स ऑफ दीज राइट्स। जॉन लोक का कहना था जो स्टेट है वो इन राइट्स की प्रोटेक्टर है मगर सोर्स नहीं है। ये यहाँ से नहीं, नेचुरल राइट स्टेट से नहीं आते, ऐसा उनका मानना था। The state cannot deprive the individual of these natural rights because these are out of the jurisdiction of the state। जो सरकार है, जो स्टेट है, वो कभी भी इंसान को इन राइट से डिप्राइव नहीं कर सकती, इन राइट से परे नहीं कर सकती, क्योंकि स्टेट का ओरिजिन ही इसलिए हुआ है कि इन राइट्स को मतलब प्रोटेक्ट किया जा सके। These are natural in the sense या in the manner and sense as the color of the skin of the individual is natural। तो उनका ये मानना था कि नेचुरल इस सेंस में है जैसे हमारी जो स्किन है उसका कलर नेचुरल है, कुछ भी हो सकता है, वैसे ही जो ये जो राइट्स है ये नेचुरल है और ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मतलब जो स्टेट है, वो हमेशा इन राइट्स की प्रोटेक्टर रहेगी। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस, जो सरकार की, जो स्टेट की जो इंटरफेरेंस है इंडिविजुअल की लाइफ में कि भाई मैं तो प्रोटेक्ट कर रहा हूँ लॉ, मैं तो भाई लॉ प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो लॉ को प्रोटेक्ट करने के नाम पे जो स्टेट्स हुई हैं उन्होंने इंडिविजुअल की लाइफ में काफी ज्यादा इंटरफेरेंस की है। इस वजह से भी जो नेगेटिव लिबरलिज्म है वो उभर के सामने आने लगी। थर्ड पॉइंट आता है इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट्स। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बंदे थे उनकी बात चल रही है। द कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट्स, namely Hobbes, Locke, Rousseau, contend that the state is not a natural institution, but it is a man-made institution created for the protection of their own interest। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वाले बंदे थे, होब्स, लोक, रूसो, वो कहते थे स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है बल्कि स्टेट एक मैन मेड इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि इंसान ने जो है स्टेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट किया ये मैंने अलग से डिस्कस किया हुआ है। आप नीचे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें ये पूरे के पूरे नंबर वाइज सब कुछ एक्सप्लेन है, ठीक है।
तो वो कहता था कि इंसान ने खुद स्टेट को जो है वो बनाया ताकि जो आपस में उनके म्यूचुअल रिलेशंस हैं उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए। विद द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस थ्योरी द बिलीफ ऑफ द कॉमन मैन इन द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द स्टेट वाज डिस्ट्रॉयड। तो जब ये थ्योरीज आई उस टाइम पे जो लोग हैं उन्होंने ये थ्योरीज पढ़ी और उन्होंने ये देखा कि भाई होब लोग रूसो तो कह रहे हैं कि जो स्टेट है वो रब ने नहीं बनाई, वो तो इंसान ने खुद बनाई है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। तो भी लोगों को लगा कि भाई वो स्टेट की जो इम्पोर्टेंस है उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट तो उनकी खुद की बनाई हुई है, ना कि कोई डिवाइन गॉड ने स्टेट बनाई है। समझ गई बात? पुराने जमाने में यही घुमाते थे कि जो डिवाइन जो किंग के पास पावर्स डिवाइन है और रब ने सारी पावर्स दी हुई हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ द डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन सेड दैट द स्ट्रगल इज द लॉ ऑफ नेचर। डार्विन जो थे उन्होंने कहा था जो स्ट्रगल है वो एक लॉ ऑफ नेचर है। एन इंडिविजुअल कैन मेक प्रोग्रेस ओनली थ्रू द स्ट्रगल एंड म्यूचुअल कंपटीशन। जो इंडिविजुअल है वो तभी प्रोग्रेस कर पाएगा जब वो स्ट्रगल करेगा और म्यूचुअल कंपटीशन करेगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टाइप की थ्योरी, ठीक है। डार्विन contends that the state is a barrier in this competitive struggle of the individual। डार्विन का मानना था जो स्टेट है वो एक बैरियर है, वो एक रेस्ट्रिक्शन टाइप है कि जो compete करने में काफी ज्यादा रुकावट क्रिएट करती है इंडिविजुअल को। thus द फंक्शंस ऑफ द स्टेट शुड बी लिमिटेड। इसलिए उनका मानना था कि स्टेट जब इंडिविजुअल की लाइफ में रुकावटें क्रिएट कर रही है कंपटीशन करने में, तो स्टेट के जो फंक्शंस है वो कम से कम होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ इज ऑफ द ओपिनियन दैट इकोनॉमिक प्रोग्रेस नेसेसिटेट्स ओपन कंपटीशन एंड फ्री ट्रेड। उनका ये मानना था इकोनॉमिक प्रोग्रेस सिर्फ तभी होगी जब ओपन कंपटीशन होगा और फ्री ट्रेड होगा। समझिए बात? बट द स्टेट स्टैंड्स इन द वे ऑफ बोथ ओपन कंपटीशन एंड फ्री ट्रेड। मगर ओपन कंपटीशन एंड फ्री ट्रेड कौन नहीं होने दे रहा? स्टेट नहीं होने दे रही। इस वजह से दस द स्टेट फंक्शंस इन द इकोनॉमिक फील्ड शुड बी कर्टेल्ड। उनका ये मानना था इकोनॉमिक फील्ड में जो स्टेट के जो फंक्शन है, काम है, उनको कर्टेल कर देना चाहिए, उनको कम कर देना चाहिए और इंडिविजुअल को मैक्सिमम फ्रीडम देनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। The Industrial Revolution took place in Europe during 17th and 18th centuries। जो यूरोप है उसमें 17th और 18th सेंचुरीज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। इसी टाइम पे जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज को अपनी कॉलोनीज बना रही थी, वहां जाके राज कर रही थी और वहां से मुफ्त का रॉ मटेरियल ला के अपनी जो है इंडस्ट्रीज को सप्लाई कर रही थी और गुड्स बना के दोबारा उन्हीं कंट्रीज को जिनके ऊपर वो राज करते हैं उनके ऊपर उन्हीं को वो बेच रही थी। This inaugurated the machine age, as a result of which the production increased, development took place, and as a result of all these developments, open competition and free trade were given Philip। तो बेसिकली उस टाइम पे 17th एंड 18th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, नई नई जो चीज़ें हैं वो इन्वेंट हुई, नई नई मशीनें इन्वेंट हुई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होगी और ओपन कंपटीशन एंड फ्री ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला। समझ के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आ जाता है अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। The last quarter of the 18th century witnessed revolutions both in America and France। फ्रांस और अमेरिका में revolutions आया था। These two events had worldwide implications। इन इवेंट से रेवोल्यूशन की वजह से पूरे वर्ल्ड में जो है implications फैले। कौन से? द स्लोगन ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी रेंट द एयर एंड प्रोटेस्ट वर ऑर्गेनाइज अगेंस्ट द एब्सोल्यूटिज्म ऑफ द स्टेट। तो इन रेवोल्यूशंस की वजह से जो पूरा माहौल है वो चेंज हो गया और माहौल क्या बन गया? लिबर्टी के आज़ादी होनी चाहिए, इक्वालिटी बराबरी होनी चाहिए और फ्रेटर्निटी ब्रदरहुडशिप होनी चाहिए पूरे के पूरे कंट्री में, रेदर देन एब्सोल्यूटिज्म ऑफ द स्टेट। के जो स्टेट के जो एब्सोल्यूटिज्म है कि सरकार जो मर्जी चाहे अपनी मर्जी करे, वो चीज़ें खत्म हो गई। इसलिए जो यूरोपियन कंट्रीज है या अमेरिका वगैरह है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है इंडिविजुअल को, ठीक है। हेंस द अबव साइटेड फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमर्जेंस ऑफ द इंडिविजुअलिज्म और द नेगेटिव लिबरलिज्म और लेजिस फेयर, ठीक है। तो अबव फैक्टर्स की वजह से जो है जो लेजिस फेयर है या फिर नेगेटिव लिबरलिज्म है या फिर इंडिविजुअलिज्म है, इसका बढ़ावा हुआ, इनको बढ़ावा मिला। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा सपोर्टर्स ऑफ द थ्योरी ऑफ नेगेटिव लिबरलिज्म, जिसमें मैं एडम स्मिथ के व्यूज डिस्कस करूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।